बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्शन रिसर्च टूल किट वर्कशॉप डे 4 थर्सडे अप्रैल 17। थोड़ा सा हम रिकैप पे बात कर लें। हमने सबसे पहले तो बात की थी लिटरेचर रिव्यू क्या है, लिटरेचर रिव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। और मेरे ख्याल में आप लोग को अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू वो बेस है जिसके ऊपर पूरा रिसर्च का आपका पहाड़ खड़ा होता है। चाहे आप फॉर्मल रिसर्च करें, चाहे आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो, दोनों सूरतों में लिटरेचर रिव्यू करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और एज ए टीचर शायद आप लोग इस बात को रियलाइज़ कर रहे हो कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ने की आदत पैदा करें। अगर आप लोग ने अब तक लिटरेचर रिव्यू में अगर शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों ने शुरू कर भी दिया होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस हो रही होगी। लेकिन बेटा ये आप लोगों का कसूर नहीं है। वजह ये होती है कि हम लोग पूरी स्टूडेंट लाइफ पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक तक महदूद रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली क्लासेस में पहुंचते हैं तो हमारा फोकस किस पे हो जाता है, नोट्स के ऊपर। और फिर आगे चल के वो वक्त भी आता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। और फिर अगर कराची यूनिवर्सिटी की तरह से इंतहाई बेहुदा बेढंगा असेसमेंट का सिस्टम हो, तो बच्चे की जो रही सही कसर होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पहुंचे, आप लोग थीसिस के लिए लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो शायद आप लोग को अंदाजा हो रहा हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्किल ना होने की वजह से कितना प्रॉब्लम फेस हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, नाइला कंप्यूटर छोड़ दीजिए, बात सुनिए नाइला। तो अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, तब भी हम ये देखते हैं कि आज हमारी पढ़ने की इतनी आदत नहीं रही। हम लोग जो है आदी हो चुके हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की। हम टिकटॉक के आदी हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स के आदी हो गए, ट्विटर के छोटी छोटी ट्वीट्स के आदी हो गए। लंबी चौड़ी पोस्ट पढ़ना तो हमारे बस की बात ही नहीं रही। अब यहाँ पे आप लोग जो रिसर्च पेपर्स देख रहे हैं, डाउनलोड कर लेते हैं 10-10 पेजेस के, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि उसको बहरहाल रीड करना कितना मुश्किल है। तो एज ए टीचर हम जिस मरहले से गुजरे हैं, तो हमें कोशिश कम अज़ कम ये तो करनी चाहिए, जो हमने भुगती सो भुगती, कम अज़ कम हमारे बच्चे, हमारे तलबा इस इशू से ना गुजरे। बहरहाल मेंटली आप लोग रेडी रहें कि लिटरेचर रिव्यू एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल से तो आपको गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे प्रैक्टिकम पहली दफ़ा गए थे मुश्किल था, लेकिन एक गुजरना तो पड़ा ना, गुजरे बगैर चारा नहीं था। तो लिटरेचर रिव्यू रिव्यू भी एक मुश्किल काम है और आपको इसमें से अलबत्ता लाजमन गुजरना पड़ेगा। फिर हमने बात की कुछ गूगल स्कॉलर के बारे में, हमने गूगल स्कॉलर के कुछ फीचर्स के बारे में डिटेल में आपसे बात भी की। उसके बाद फिर हमने बात की, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो था कि हमारा DOI या डोई, ठीक है। और डोई के जरिए से या DOI के जरिए से हम किसी भी रिसर्च पेपर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमने डिटेल में बात की थी डीओआई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कॉमन पार्ट क्या है, उसका यूनिक पार्ट क्या है। और एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दो हिस्सों से मिलके ये यूनिक बन जाता है। एक सबसे पहले जर्नल, जो भी जर्नल है, मैगजीन है, उसकी अपनी आईडी, फिर आगे आपके आर्टिकल की आईडी, दोनों मिलके यूनिक बन जाता है। फिर हमने बात की थी रिसर्च लॉग के हवाले से कि बेटा रिसर्च लॉग को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो यही कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। दूसरी बात ये कि यार आप लोग जब ये रिसर्च अमूमन जो होती है लॉन्ग प्रोसेस होता है। 2.5 वाले बेचारे मतलब एक ही सेमेस्टर में प्रैक्टिकम भी करते हैं, उसी में रिसर्च भी करते हैं। बहरहाल 4 ईयर वालों को तो नजर आ रहा होगा कि 7 सेमेस्टर में रिसर्च शुरू होगी और 8वें सेमेस्टर में जाके खत्म होगी। तो आप हर चीज अपने जहन में नहीं रख सकते। आपके पास ऐसा एक रिसर्च लॉग होगा तो आपके लिए आसान होगा कि अपने तमाम डेटा को आप लोग मद्देनजर उस चीज का रिव्यू कर सके, देख सकें कि वो जो है आपने उस वक्त क्या काम किया। वो कौन है खातून पीछे, बिल्कुल बेटा कंप्यूटर छोड़ो। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज है, कि हम सीन देखना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि सूरत हाल क्या है, बात क्या चल रही है। कराची में कभी हड़ताल हो, हम बाहर निकल के सूरत हाल देख के वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो सूरत हाल देखने के लिए तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी हम सूरत हाल देख रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या क्या काम हुआ है, किस किस एंगल से काम हुआ है। आप लोग अभी तक टॉपिक और रिसर्च एरिया, रिसर्च क्वेश्चन के दरमियान कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आप लोग को ये बात यकीन से बता सकता हूं कि अभी तक आप लोगों ने, स्पेशली 4 ईयर वालों ने, सिर्फ रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई किया है, रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं किया। अभी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप अपना रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे। अलबत्ता हमारे जैसे कि पता ही है, प्रैक्टिकम वगैरह पहले, प्रैक्टिकम पहले हो गया, रिसर्च हम बाद में कर रहे हैं, तो ये इशूज कुछ हैं। लेकिन असल तरीका यही होता है कि लिटरेचर रिव्यू करके पहले आपने अपना उस एरिया को समझा, उस सूरत हाल को समझा
कि यहाँ पे लोगों ने किस किस तरीके से इसके ऊपर काम किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने बात की कि रिसर्च को हमने कैसे एक्सेस करना है। हमने दो किस्म के जर्नल की बात की, ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड। और हमने काफ़ी इस पर डिटेल में बात की कि ओपन एक्सेस में क्या खूबियाँ हैं और सब्सक्रिप्शन बेस के अंदर क्या खामी है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, और उसके ऑल्टरनेट्स क्या मौजूद हैं। मेरे ख्याल में हम सब को इस बात में हमने रियलाइज़ कर लिया होगा कि भाई रिसर्च पेपर्स ढूंढना भी बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है, और ढूंढ लिया तो फिर उसको डाउनलोड करना भी हमारे लिए एक चैलेंज है। जो ढूंढने के अंदर जो आप लोग को मसाइल हो रहे हैं, तो अगेन उस पर परेशान ना हो, चूंकि इससे पहले कभी ऐसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें परेशान है। इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा ये है कि सैटरडे के दिन जो है हम लोग सारे प्रैक्टिकल काम ही करेंगे। ठीक है, सैटरडे को भी आप लोग आएंगे, सैटरडे को भी आपकी अटेंडेंस होगी, आज भी होगी इंशाल्लाह, सैटरडे को भी होगी। लेकिन उस दिन हमारा फोकस ये होगा, हम कोई नया काम नहीं शुरू करेंगे, बल्कि ये सारे जो काम है इन्हीं को करेंगे। यमुना ने मुझे अपना सवाल भेजा हुआ है, हिना ने अपना सवाल भेजा है, एक दो और भी स्टूडेंट्स ने सवाल भेजे हुए, उस दिन हम इन तमाम सवाल को एड्रेस करेंगे। मेरा मशवरा ये है कि चूंकि कल एक तरह से आप लोग की वर्कशॉप की तो छुट्टी है, कॉलेज की ना भी हो, एक छुट्टी तो किसी ना हद तक तो आपको छुट्टी मिल रही है, तो आप लोग आज और कल वक्त लगा के मेहनत करके अपने जो पेपर्स हैं उसको डाउनलोड कर लें, ताकि फ्राइडे सैटरडे के दिन आप लोग अपने इश्यूज के बारे में बात कर सकें। ठीक है, असूलन हमें कम से कम 2 से 3 पीरियड्स मिलते तो हम लोग ये काम यहीं कर रहे होते, लेकिन हमें बहुत महदूद वक्त मिल रहा है, तो इसलिए हम सैटरडे का दिन इसके लिए एलोकेट कर रहे हैं। तो सैटरडे को आए, लाजमन आए, और उसी दिन अपने सारे इश्यूज को डिस्कस करें। अच्छा, फिर हमने ऑल्टरनेट्स के लिए हमने कुछ रिसोर्सेज बताई आप लोग को, ओपन एक्सेस बटन के बारे में बताया, एनास आर्काइव का बताया, लिबजन का बताया, और साई हब का बताया। और इसके अंदर आपने सबने देखा कि नए पेपर्स नहीं हैं। साई हब के अंदर 2021 के बाद के पेपर नहीं है, जो बाकी रिसोर्सेज है उसके अंदर कभी कभार मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोग की एक्शन रिसर्च के लिए आप लोग को इतना मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग 2021 या उससे पहले के पेपर्स भी पढ़ लें, देखो एक्शन रिसर्च क्या इनफॉर्मल रिसर्च है ना, असल तो मकसद उसका ये है कि क्लास के अंदर जो इश्यूज है आप उसको रिजॉल्व कर सको। अलबत्ता हमारे कॉलेज की स्टाफ की कोशिश ये है कि आप लोग को फॉर्मल रिसर्च के बारे में थोड़ी सी आगाही हो जाए, उसका थोड़ा सा मजा चख लें। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें लेटेस्ट पेपर नहीं मिला तो हमारी रिसर्च नहीं हो पाएगी, इतना मसला नहीं है। आपकी सिर्फ एक्शन रिसर्च है, आपने 2021 तक के भी पेपर पढ़ लिए तो काफ़ी है। और हम करेंगे क्या कि अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपको अपने मतलब का पेपर, मलिया को अपने मतलब का पेपर 2025 या 24 का नहीं मिल पा रहा, एब्स्ट्रैक्ट तो अवेलेबल होता है ना, हम उसी से कंक्लूजन निकाल के उसको हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, आई मीन फॉर्मल रिसर्च के अंदर भी बस लोग जो मजबूर होते हैं जब उनको पेपर नहीं मिल पा रहा होता, तो वो भी इस तरीके से इस जुगाड़ को यूज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। किसी ने कहा कि सर ने क्लास में जुगाड़ का वर्ड यूज़ कर लिया, ये तो हमें तो नस्तालिक गुफ्तगू करनी चाहिए, तो आपको शायद पता हो कि जुगाड़ का वर्ड अब इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर भी शामिल है, तो अब आप अंग्रेजी के पेपर में भी जुगाड़ लिखेंगे तो वो आपको उसके मार्क्स नहीं काटेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं अब हम काम कि भाई लिटरेचर रिव्यू हमने करना किस तरीके से है। ठीक है, हमने सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि हमने पेपर ढूंढना कैसे है, ढूंढ लिया तो उसको पाना किस तरीके से है, ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है, इस पर भी बात कर ली। लेकिन अब हम असल काम शुरू कर रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है। हाँ जी, तो आप में से कौन कौन नॉवेल्स पढ़ता है? गुड। मलिया आप बताइए जरा, कौन सा नॉवेल पढ़ रही हैं आजकल? वो वाली मलिया, वो वाली सॉरी जी मलिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि नॉवेल पढ़ते हुए क्या आप क्या कैसे पढ़ते हैं नॉवेल, मुझे ये बताएं। ठीक है, प्रॉपर अटेंशन के साथ नॉवेल पढ़ते हुए अगर कोई लफ्ज समझ में ना आए या तो क्या करते हैं कि फॉरेन डिक्शनरी खोल के उसका मीनिंग देखते हैं आप लोग? एग्जैक्टली exactly। जब हम नॉवेल पढ़ रहे होते हैं, किसी के कोई भी ऐसा नहीं करता कि नॉवेल या मूवी देखते हुए कोई वर्ड समझ में आए तो मूवी पॉज करके हम देखें उस वर्ड का मीनिंग ढूंढे, ऐसा नहीं करते, हम बस पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, बाज दफा नॉवेल पढ़ते पढ़ते मुमकिन है कोई पैसेज बहुत बोरिंग लगता हो, जैसे मेरे ख्याल में उमैर अहमद के नॉवेल्स वगैरह में बाज दफा लंबी लंबी तकरीरें शुरू हो जाती हैं, तो क्या करते, पूरा पढ़ते साथ में या स्किप कर देती हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, और कोई बात, सारे करेक्टर्स के नाम क्या याद हो जाते हैं? ठीक है, करेक्टर्स के नाम भी याद नहीं होते, आप उसको स्किप करते चले जाते हैं, ऐसा ही है। सही। अच्छा, इसके अंदर नॉवेल के अंदर ऐसा होता है कि नॉवेल के सारे पैसेजेस आपको याद हो, बातें सारी याद हो, ऐसा होता है? ठीक।
अच्छा, जो लोग नॉवेल नहीं भी पढ़ते वो भी मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, किसी हद तक वो यकीन आ रहा होगा कि हाँ यार ऐसा ही होता है। नॉवेल को हम फॉर प्लेजर पढ़ रहे होते हैं, मजे के लिए पढ़ रहे होते हैं, ब्रेक लेने के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक। हमें कोई चीज ना भी समझ में आए तो हम वहां पे रुक के पॉज नहीं करते, हम बस अपनी धुन में आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी कोई चीज बोरिंग लगती है तो हम उसको स्किप भी कर जाते हैं। और मेरा तो अब एक तरीका ये बन गया कि नॉवेल के अंदर जहां भी कुछ सस्पेंस वाला पार्ट शुरू होता है मैं स्किप करके आगे जाके पहले कंक्लूजन पढ़ लेता हूँ। तो बल्कि विकीपीडिया पे जाकर सर्च कर लिया भाई इस नॉवल में क्या हुआ था, तो ऐसा भी करने लगा हूँ मैं। तो अच्छा, फिर कैरेक्टर्स हमें याद नहीं रहते, ठीक है, बाज दफा हम नॉवल के अपना प्लॉट्स हमें याद होते हैं। और मेरे ख्याल में, अच्छा, आप में से कौन कौन नॉवल को हाईलाइट कर रहा होता है? क्या जबीरे क्या हाईलाइट करती है, एग्जाम्पल देना। ओके, तो जवेरिया ने कहा कि मुस्तकबिल में मुझे शुभ मुमकिन है कहीं पे डायलॉग वगैरह मारने हो तो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि मुस्तकबिल में मेरे काम आए। अलबत्ता इतना समझ में आ रहा है कि ये एक पैसिव रीडिंग है, राइट। आपने पढ़ा, जहन अटेंटिव तो है, जाहिर सी बात तभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक पैसिव रीडिंग है। लिटरेचर रिव्यू के लिए जो काम करना पड़ेगा उस काम को कहते हैं एक्टिव रीडिंग। और एक्टिव रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एज अ टीचर, क्योंकि कल कल आप लोग ने जाके अपनी क्लास में यही वाले काम करवाने हैं। वक्त के साथ साथ आप लोग को अंदाजा हो गया है कि एआई, हर ऐप के अंदर एआई मौजूद है। वो वाला जमाना खत्म हो गया कि आप अपने बच्चों को बोले बेटा तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करोगे, कैलकुलेटर क्यों लेकर आओ, जाओ क्लास से बाहर जाओ। अब वो जमाना नहीं रहा, हर किसी के पास जो है हर चीज के अंदर एआई मौजूद है। अभी तक जिन स्कूल्स में या जिन कॉलेजेस के अंदर मोबाइल पे पाबंदी लगी हुई, आप देखिएगा ये बरकरार नहीं रख पाएंगे, इन चेंज करने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चों ने कहा कि जी हम एआई से असाइनमेंट करके ला रहे हैं, तो टीचर्स ने उसका क्या सोल्यूशन निकाला फिलहाल कि यार आप लोग हाथ से हैंड राइट करके लेकर आए, ठीक है, खुद लिख कर लाएं। लेकिन देखा जाए तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने चैट जीपीटी से आंसर जनरेट किया, घर में किसी बच्चे को पकड़ा दे, चल बेटा तुम्हें मैं जो है ना फला फला चीज दे दूंगा, या 50 रुपए 100 रुपए दे दूंगा, तो अपने हाथ से टाइप करके दे दो, ठीक है। तो ये रिलायबल तरीका नहीं है। ऑल्टरनेट मेथड्स को यूज करने की कोशिश करने की जरूरत है। आज ही मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर रहा था कि हम बच्चों को असाइन कर सकते हैं, इस टॉपिक पे तुम यूट्यूब वीडियो बना के लेकर आओ, इस टॉपिक पे तुम पॉडकास्ट कंडक्ट करो, तुम अपने खानदान की, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात हो रही है, हाँ जी अपने खानदान के लोगों को इंटरव्यू करो। तुम्हारे खानदान के लोगों ने जिन्होंने 90s का जमाना देखा, 80s का जमाना देखा, उनसे पूछो हाँ जी मुशर्रफ का दौर कैसा था, उस जमाने में क्या हुआ था, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था आपने देखा था क्या किया क्या था आपने, तो आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अब क्या ये चीज एआई से मुमकिन है? ठीक है। तो वक्त के साथ साथ तमाम अच्छे स्कूलों के अंदर तब्दीली आ रही है, वो नए मॉडर्न मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लिप क्लास के बारे में, डबल फ्लिप क्लास मॉडल, गेमिफिकेशन क्या है, तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो उनमें से एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है वो है एक्टिव रीडिंग। क्या आपने बच्चों को समझाना है कि एक्टिव रीडिंग क्या है। हमारे ज़माने में क्या था, या शायद आप लोग ने भी फेस किया हो, कि बहुत से बहुत क्लास के अंदर ये था कि हाँ जी तुम यहाँ से रीड करो, उसके बाद तुम रीड करो, तुम रीड करो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, ओरल एग्जाम हो गया। लेकिन अब बच्चों को ट्रेन करना ज़रूरी है कि एक्टिव रीडिंग क्या है। तो मेरा आप लोग से सवाल है कि एक्टिव रीडिंग है क्या आप लोग के ख्याल में? एक्टिव रीडिंग क्या है? और इसका आसान जवाब यह है कि जो आप लोग नॉवल पढ़ते हुए जो बातें बताई है ना, इसका बिल्कुल अपोजिट, जो नॉवल पढ़ रहे हैं, जो बातें बताई इन्होंने, वो आ जाती हैं पैसिव रीडिंग के अंदर। ओके, पैसिव होके पढ़ रहे हैं। एक्टिव रीडिंग के अंदर आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो जो पैसिव रीडिंग के पॉइंट्स है उनको उल्टा कर लो, वो एक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अब मुझे बताओ वो उल्टा क्या होगा, है ना? बिल्कुल, जबरदस्त। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम हर चीज को उसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे जी। ठीक है, बिल्कुल, किसी भी चीज को आप हर चीज को याद करने की कोशिश करेंगे। नाम बताइएगा। गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। और आपका नाम? शहर। तो शहर का ये पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त है कि आप उसको पर्पसफुली पढ़ेंगे, राइट। और आपके लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या होगा कि आप उसको अपने टॉपिक या अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से देखेंगे। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपने 30-40 पेपर डाउनलोड किए हैं तो सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। अगर जो चीज आपको लगता है कि यार ये मेरे काम की नहीं है, आप उसको स्किप कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सीधे होकर बैठो बैठो। तो पर्पसफुल रीडिंग का मतलब यही है, जैसे शहर ने बताया, कि आपका जो मकसद है उस मकसद से ये रिलेट कर रहा है तो आपने उसको पढ़ना है, नहीं कर आप छोड़ के स्किप कर दे। अभी जो हम इंशाल्लाह सैटरडे को डिस्कस भी करेंगे, जैसे कल जवेदिया कह रही थी कि हमें अपने मतलब के पेपर्स नहीं मिल रहे, तो ऐसा ही होता है, अपने मतलब के पेपर्स नहीं मिलते। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था मुझे 6 महीने में लगे, 6 महीने के बाद मुझे अपने मतलब के पेपर्स मिलना शुरू हुए। यानी अंदाजा लगाओ कि मैंने पहले अपने उस एरिया के बारे में पढ़ता गया, यहाँ तक 6 महीने के बाद
मुझे वो रेलिवेंट पेपर मिला जो एग्जैक्टली उस टॉपिक पे था जो मैं करना चाह रहा था। तो ये इसमें टाइम लग जाता है, राइट। तो अब ये होता क्या है कि जब आप पढ़ते गए आपने देखा हाँ यार मेरे काम का है नहीं है, इसमें ये वाली बात काम की थी, ये वाली बात काम की नहीं थी, आप आगे बढ़ते गए। इस तरीके से आप तमाम पेपर्स को पढ़ पाएंगे। तो ये जितना भी आप लोग आगे चल के इंशाल्लाह जब एमफिल पीएचडी करेंगे तो आपको तो खैर इससे कई गुना ज्यादा पेपर पढ़ने के पड़ेंगे, और वहां पे ये पर्पसफुल रीडिंग ही आपके काम आएगी। और कोई पॉइंट एक्टिव रीडिंग में और क्या पॉइंट होगा? हाँ पूछें। बिल्कुल सही है। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा कुरान पाक से। हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ये एक्टिव रीडिंग है पैसिव रीडिंग है? पैसिव है। और इसी की एक्टिव रीडिंग क्या होगी? एक मिनट, मलिहा के बराबर में जो है, आपका नाम? दो जोर से बोलो। राबिया जी। ओके, क्या कह रही है राबिया? कह रही है कि ट्रांसलेशन पढ़ना जो है वो एक्टिव रीडिंग में आएगा, आ जाएगा? क्या ख्याल है सहर, ट्रांसलेशन पढ़ना एक्टिव रीडिंग में आएगा? अच्छा, सहर कह रही है कि हम तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो भी एक्टिव रीडिंग में आएगा। क्या ख्याल है दानियाल? एग्जैक्टली exactly, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेना और यहाँ तक कि सिर्फ तफसीर भी पढ़ लेना एक्टिव रीडिंग में नहीं आएगा। जब तक कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज ना करें, इवेलुएट ना करें, उसके बारे में सवाल ना उठाएं, वो एक्टिव रीडिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल में जो कुरान पाक की एग्जाम्पल है बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग इसके अंदर एक्टिव रीडिंग करते ही नहीं है। हम तर्जुमा नहीं पढ़ते, तफसीर नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी हैं तो बस पढ़ते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं। हम कभी भी उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते कि इसमें उन्होंने क्या लिखा या उसमें उन्होंने क्या लिखा। तो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है इंगेज एक्टिवली, तो इंगेज एक्टिवली का मतलब ही यही है। ठीक है, इंगेज एक्टिवली का मतलब ही यही है कि आपने उसके अंदर उस पर सवाल उठाना, जो आप लोग पढ़ते हैं ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सारे जो कितने लेवल्स हैं, 6 है 5 है? 6 लेवल्स हैं। तो यहाँ पे उसका मतलब ही यही है कि आपने तमाम लेवल्स को उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, उसको इन्फोर्स किया, उसको एनालाइज किया, उसको एवेल्युएट किया, किसी भी बात को फेस वैल्यू पे नहीं लिया। तो ये चीजें क्या आती है किसमें? एक्टिव लर्निंग में। कोई और पॉइंट किसी के जहन में आ रहा है एक्टिव लर्निंग के हवाले से? एक और पॉइंट ये है, एक तो इसमें लिखा हुआ था रीड नॉन लीनियरली, यानी कि आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ें। कि वो याद है कैसेट जो होती थी, टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगती थी, देखी किसी ने? वीसीआर में जो कैसेट लगती थी। अब ये मत बोलना कि सर हम इतने यंग है कि हमें पता ही नहीं है, किस थोड़ा बहुत तो आइडिया, वो पीछे भी पढ़ा हुआ, हमारे लैब में भी चीजें पढ़ी नहीं इस किस्म की। तो उसमें एक चीज होती थी, सीक्वेंस में चीज चलती थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, नॉवेल भी अमूमन ऐसे ही पढ़ते हैं, एक के बाद एक के बाद हम पढ़ते चले जाते हैं। एक्टिव रीडिंग के अंदर आप नॉन लीनियर क्यों पढ़ते हैं? आपने क्योंकि आगे पहुंचे एक चीज पे कंफ्यूज हुए तो वापस चले गए, वापस जाके समझा, फिर आपने आगे आगे पढ़ना शुरू किया। और आप लोग लिटरेचर रिव्यू में भी शायद ऐसे ही करेंगे, हम लोग करेंगे, अभी बात करते हैं। हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा और फिर रिजल्ट देखा, बात समझ में आए तो ठीक है, हमने उसको अलग किया, हाँ यार काम का है, नहीं है तो हमने उसको अलग कर दिया, ये काम का नहीं है। तो नॉन लीनियर पढ़ा ना, बीच में पहले शुरू का पढ़ा और आखिर का पढ़ा, समझ में आया तो रोक लिया वरना उसको छोड़ दिया। लीनियर तो नहीं चले, सीक्वेंस तो नहीं चले। तो ये भी हमारे एक्टिव रीडिंग का एक पार्ट होता है। एक्टिव रीडिंग का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद है अभी मैंने सवाल पूछा था कि आप लोग उसको हाईलाइट करते हो? तो एक्टिव रीडिंग का ये भी पार्ट है कि आप उसके अंदर नोट्स बनाते हैं, आप उसको हाईलाइट करते हो, उस पर जो चीज़ें सवालात आती है उसको आप मार्जिन में लिखते चले जाते हैं, कि ताकि आप बेसिकली साथ साथ रीडिंग के नोट्स भी बनाते चले जाते हैं। ठीक है, अब जो आपने लिटरेचर रिव्यू करना है उसके अंदर आपने करनी है एक्टिव रीडिंग। अब मेरा ये सवाल है कि अभी तक पूरे आप लोग ने कम से कम 16 साल की तालीम तो हासिल कर ली है, चाहे 2.5 वाले में 4 ईयर के हो। ठीक है, तो इतने 16 साल की तालीम के दौरान आप लोग ने कहाँ कहाँ एक्टिव रीडिंग की थी? कभी की है? हाँ कहाँ की है मलिया? एक मिनट, मलिया के अलावा कोई और नहीं है क्या? मलिया ने ठेका, हाँ फातिमा, किस चीज़ के नोट्स? ठीक है, और कोई? मल, हाँ बोले। गुड, ये बहुत अच्छी हदीका, हदीका ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि जैसे पेपर्स में सवाल बाज दफा आते हैं, आई डोंट नो बीएड में आते नहीं आते, कि पैसेज दिया हुआ है, आपने उस पैसेज से क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बेसिकली ये जो, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा बचपन में भी हमने ये काम किए, और आप लोग फिर टीचर बन के ये काम करेंगे। तो वहां भी, और इवन सर मुमताज का जो पेपर आता है सिनेरियो बेस, जो मैंने देखा है,
तो उनका मकसद भी यही होता है कि हमारा बच्चा जो है वो एक्टिव रीडिंग करके पहले सिचुएशन को समझे और फिर उसका जवाब दे। अलबत्ता बड़े पैमाने पे ये वाली एक्टिविटी अब आप करने जा रहे हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं, देखो जैसे हम लोग नॉवल पढ़ रहे होते हैं एक्टिव रीडिंग से, ये आप लोग इस पर हैरान ना हो, ये होता है नॉवल के अंदर भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपनी क्लास में इन्फोग्राफिक का असाइनमेंट बाज बच्चों को ये दिया है कि फाइंडिंग नीमो देखा किसी ने, कार्टून फाइंडिंग नीमो, इनक्रेडिबल्स का, तो मैंने उनसे कहा है कि तुमने इस पर इन्फोग्राफिक बना के लाना है। ठीक है, कि तुम जैसे फॉर एग्जांपल ये बुशरा के पास असाइनमेंट है कि फाइंडिंग नीमो के ऊपर तुमने उसकी जो की आइडियाज थे वो तुमने प्रेजेंट करने हैं। अब देखो लेट से मैं आपको कोई नॉवेल असाइन करता हूँ कि यार तुमने इस नॉवेल के अंदर जो है तुमने इसका इन्फोग्राफिक बनाना है। अब तुम उसको एक्टिवली रीड करोगे, क्या करोगे, नॉवेल के जो मेन कैरेक्टर्स उनको अलग करोगे। हर नॉवेल के अंदर दसियों कैरेक्टर्स होते हैं, मुंह थोड़ा कम, अ, ऐसा ना हो कि सामने वाले को निकल लो तुम, ठीक है। तो नॉवेल के अंदर दसियों कैरेक्टर्स है, मूवीज के अंदर दसियों कैरेक्टर है, लेकिन हम 3 से 4 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बेबीज जॉर्ज देखी मूवी किसी ने? सिर्फ, तो बेबीज जॉर्ज के अंदर मेन कैरेक्टर कितने हैं? एक बच्चा और 3 वो अगवा करने वाले, बट दैट्स इट। अब उसमें उसकी वालदैन भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत, उसकी आया को भी दिखाते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉवेल की एक्टिव रीडिंग भी ऐसी होगी कि मेन कैरेक्टर्स नंबर 1, मेन प्लॉट लाइन क्या था, प्लॉट क्या था। बेबीज जॉर्ज की एग्जांपल दे रहा हूं, मेन प्लॉट क्या था, बच्चा घर से निकला और बच्चा घर से गायब हो गया और फिर मुख्तलिफ जगह पे करके वापस घर पे पहुंच गया। फाइंडिंग नीमो का मेन प्लॉट क्या था कि बच्चा जो है वो उसको कोई ले जाता है अपने साथ और उसका अब्बा जो है वो पूरे समंदर की सैर करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इनक्रेडिबल्स का मेन पॉइंट क्या था कि एक आदमी विलन का मुकाबला करते, पूरी फैमिली मिलकर विलन का मुकाबला करती है और जीत जाती है। देखा जाए तो मेन प्लॉट यही था। ठीक है, हम पूरी तफसील से नहीं बताएंगे कि यूं भी हुआ था, वह भी हुआ था, ऐसा हुआ था। शिजा शिजा शिजा, बात सुनो। तो आपने क्या किया, इसी तरीके से आपने उस नॉवेल का जो प्लॉट था उसके मेन पॉइंट्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये प्लॉट था, 3 से 4 लाइनों पे लेकर आ गए। फिर मेन ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या थे, मेन इवेंट्स क्या थे। बेबीज जॉर्ज के अंदर मेन इवेंट क्या था, बच्चा अगवा होना। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा डिफरेंट जू में जाता है और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, 2-3 जगहों पे वो जाता है, ये मेन पॉइंट्स हो गए उसके, दैट्स इट। ठीक है, तो पता ये चला कि अगर कभी कहा जाए कि नॉवेल को तुम एक्टिव रीडिंग करो या मूवी की एक्टिव रीडिंग करो, तो तुम उसमें कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे, मेन कैरेक्टर्स, मेन प्लॉट, पूरा पूरा प्लॉट को छोटी सी जगह पे जिसको ना पूरा खुलासा निकाल लिया। ठीक है, और क्या करोगे, उसकी उस पूरी फ्लो के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करोगे। ऐसा ही है, बात समझ में आई? ठीक है, कुरान पाक के अंदर मेरे ख्याल में ये होगा कि इसमें क्या कहा गया है, मैंने क्या करना है, किस काम से बचना है, इस किस्म की बात होगी। अब मेरा सवाल ये है कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर वो कौन से की एरियाज होंगे जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा लिटरेचर रिव्यू के अंदर। समझ में बात आई? देखो नॉवेल के अंदर की एरियाज मैंने बता दिए ना, पहला की एरिया कैरेक्टर्स, दूसरा की एरियाज प्लॉट, और तीसरा मेन पॉइंट्स। ऐसा ही है। और कुरान पाक के अंदर हमने कहा कि करना क्या है और क्या नहीं करना, यही 2 चीजें होंगी मेरे ख्याल में। ठीक है, अब आपसे मेरा सवाल है कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर की एरियाज क्या होंगे हमारे? राबिया, अच्छा यार बोर्ड हमारे पास चले खैर, अभी आपने कहा फाइंडिंग्स, ठीक है, एक फाइंडिंग हो गई। और बताए अनुषा जावेद, आप अनुषा है ना? राफिया, ओके सॉरी। ये बड़ी मुबहम सी बात है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की बात करो। हाँ समीरा, स्पेसिफिक पर्पज से क्या मुराद है? जवेरिया, गुड, ये काफी हद तक करीब है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उससे आ रहा नहीं आ रहा। और शहर आपके जहन में क्या आ रहा है? गुड, एग्जैक्टली, रिसर्च क्वेश्चन एक की एरिया है। अब देखो मसला समझ में आ गया, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात समझाना क्या चाह रहा हूँ। हर चीज को एक्टिव रीडिंग करने के डिफरेंट तरीका होते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इस इस नॉवल इस कंटेंट के अंदर वो कौन से की एरियाज हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। समझो, नॉवल के लिए मैंने बता दिया 3-4 चीजें हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ की एरियाज हैं, उस पर हमें लिटरेचर रिव्यू करते वक्त फोकस करना होगा। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो की एरिया है वो है प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने कहा कि सर प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चन, देखो प्रॉब्लम से मुराद ये होती है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि कोविड 19 के ज़माने की रिसर्च में ये होगी कि हम रेगुलर क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पा रहे,
तो हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक जनरल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे जो है साइंस के अंदर दिलचस्पी नहीं लेते। हम बच्चों को साइंस के लिए कैसे उनको अंदर दिलचस्पी को पैदा कर सकते हैं। या हम इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई किया कि आज का बच्चा जो है उसमें अटेंशन डिफिशिट का मसला आ रहा है, वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, हम कैसे उसको एंगेज करें। एक और आप लोग रिसर्च कर सकते हैं कि हम पढ़ते तो बीएड में बहुत कुछ है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें ये तमाम रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होती। हमारे बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में नाम तो है कंप्यूटर सब्जेक्ट का, लेकिन कंप्यूटर की लैब ही नहीं है, तो हमने पढ़ाना कैसे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम एरिया है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मसलन अभी एरिया समझ में आया, ठीक है। मसलन हमने कहा क्लास के अंदर बच्चे जो है अटेंशन नहीं लेते, ये तो सिर्फ और सिर्फ एरिया है। हमने सॉल्व कैसे करना है, किसी ने कहा कि यार ऐसा करो कि हम जो है बच्चों से इंटरेक्टिव एक्टिविटी करा रहे हैं, रोल प्ले करा रहे हैं, तो ये हम थोड़ा सा स्पेसिफाई उसको चीज को महदूद करते हुए की तरफ जा रहे हैं। या यूं कह लो कि जहनी अमराज बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम जहनी अमराज एक एरिया हो गया। आगे चल के हम बात करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे किस जहनी मर्ज की बात कर रहे हैं और उसमें किस सोल्यूशन की बात करें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी, ठीक है। तो आप जब रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया के ऊपर किस प्रॉब्लम पे काम किया है। अच्छा, अब तुम लोग इस एंगल से सोचोगे ना तो तुम लोग का मसला भी हल हो जाएगा, पेपर नहीं मिल रहा। क्योंकि हो क्या रहा है कि तुम लोग अपना टॉपिक सोचते हो, उस टॉपिक को लिखते हो। अभी कल तक जो मुझे बच्चों ने बताया था, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन उन बच्चों ने तो पूरा का पूरा टॉपिक ही लिख दिया, पूरा का पूरा टॉपिक। इस्लामियत है तो इस्लामियत भी लिखा हुआ है। यार, आप पूरी दुनिया में लोग इस्लामियत पढ़ते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि यूएस में या कनाडा में जो बंदा रिसर्च कर रहा है तो वो इस्लामियत पे रिसर्च कर रहा होगा? वो नहीं करेगा। आप उसको थोड़ा जनरल करेंगे, भाई ये मेरा प्रॉब्लम एरिया, इस बारे में मुझे बात बताओ। ये सब गलतियां जो है, अक्सर लोग जो यहाँ पे गलती कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो इंतहाई स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिख के दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट के हिसाब से रिसर्च पेपर मिल जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, सबसे पहले तो अपने जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मैं किस प्रॉब्लम एरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ, और फिर ये कोशिश करें कि उस प्रॉब्लम एरिया के हवाले से उस पर दूसरों ने क्या काम किया, उस काम को मैं समझने की उस काम के हिसाब से रेलिवेंट पेपर्स देखें। तो अब अगर फॉर एग्जांपल कल जवेरिया एतराज कर रही थी और भी कुछ बच्चों ने कहा था कि मुझे पेपर नहीं मिल रहे, तो आज जाके आपने सर्च करना है अपने प्रॉब्लम एरिया के ऊपर, अपने टॉपिक पे नहीं करना, ठीक है। दूसरा के एरिया जो कि हमें शहर ने बताया, शहर ने हमें बताया, वो है रिसर्च क्वेश्चन, कि हम कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अब होता क्या है कि जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, मसलन आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि यार मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा पसमानदा इलाका है, रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे क्लास के अंदर इंगेज नहीं होते, तो अब मैंने उसके लिए ये सोचा है कि मैं क्लास के अंदर रोल प्ले कराऊंगा, ठीक है। और बल्कि चलो मैं बच्चों का ऐसा करता हूँ, यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और उसमें बच्चों के वीडियोस डालेंगे। और आजकल आप देख भी रहे होंगे बच्चों को इस चीज़ों में इंटरेस्ट भी है, बात छोटे कम उम्र यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स भी काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। एक कोई तलहा नाम के कोई साहब है, कोई बच्चा है तलहा, उसका नाम तलहा है, उसकी वीडियोस भी आजकल काफ़ी हिट हो रही हैं। बहरहाल, तो आपने कहा चलो मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करूँ। अब आपने यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म किया होगा कि यार हाउ टू इंक्रीज एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग यूट्यूब वीडियो, फॉर एग्जाम्पल आपने रिसर्च क्वेश्चन किया। इससे भी ज्यादा पॉलिश करते हैं, ये तो मैंने जनरली बात की है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन को इससे भी ज्यादा पॉलिश करते हैं। अब आपने यही चीज उस पर भी देखनी है कि उसने रिसर्च क्वेश्चन क्या लिखा है। एक होता है प्रॉब्लम एरिया और एक हो गया हमारा रिसर्च स्टेटमेंट। समझ में आया यहाँ पे फर्क? समझ में आया? रिसर्च क्वेश्चन के अंदर ये भी आ जाता है कि हम किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर, लेकिन अमूमन ऐसा हो जाता है कि इसमें ये भी आ जाता है कि इस तरीके से मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी क्लास में देखूं कि क्या मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से बच्चे की एंगेजमेंट बढ़ रही है, ठीक है। या दूसरे ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ क्या रोल प्ले से एंगेजमेंट बढ़ रही है, क्या फ्लिप क्लासरूम से बढ़ रही है, क्या जिक्सॉ मेथड से बढ़ रही है। समझ रहे हो बात को? सोल्यूशन के साथ उसको हम करके उस प्रॉब्लम एरिया को रिजॉल्व करने की कोशिश। नहीं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं कर रहा। आप लोग देखो, आप लोग को शायद ये बताया कि रिसर्च क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र होता है, ऐसे ही ये बात है? ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो सही है, लेकिन लाजिम नहीं होता, हर सब्जेक्ट में या हर टॉपिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। असल में आप लोग के जो मजमून के अंदर जो आप लोग को रिसर्च पढ़ाई जा रही है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है बुनियादी तौर पे, तो यहाँ तो सोशल साइंस के अंदर मैं यूँ कहूँगा कि सोशल साइंस के अंदर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा वेरिएबल्स पे नहीं काम किया, हमारा एंगल डिफरेंट था, ठीक है। तो अभी से ये बात समझा रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से थोड़ा बाहर निकलो। अच्छी बात है, टीचर ने गलत नहीं पढ़ाया, लेकिन थोड़ा बाहर निकलो।
जिंदगी भर जो है बीएड कॉलेज में नहीं गुजरेगी, इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे आगे भी बहुत सारे काम करेंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई आपने रिसर्च पेपर आया उसमें वेरिएबल का जिक्र नहीं और आप परेशान हो गए, ऐसा इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन का बुनियादी मकसद ये होता है कि सवाल को महदूद किया, मैं इस मसले को किस तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, दो एरियाज हो गए हमारे। अब चलते हैं हम तीसरे एरिया की तरफ। तीसरा एरिया है हमारा मेथोडोलॉजी। हाँ जी, शहर के बराबर में जो बैठी हुई आपका नाम और आप बताइए मेथोडोलॉजी क्या चीज़ है। अच्छा, आपका नाम नाम बताया नहीं आपने। खतीजा, ओके। जी राफिया, कुछ आप बताएं। मलिया। मलिया का जवाब काफी हद तक करीब है कि भाई किस तरीके से, आगे चलते हैं, किस तरीके से हम लोग रिसर्च को कंडक्ट करना चाह रहे हैं, क्या तरीकेकार क्या होगा, डेटा कैसे कलेक्ट किया, ये भी मेथोडोलॉजी में आ रहा है। डेटा को क्लीन कैसे किया, मेथोडोलॉजी में आ रहा है। डेटा क्लीन फॉर एग्जांपल आपने पहले दिन आप लोग की वर्कशॉप का डेटा ले लिया, अगले दिन वो बच्चा ही गायब हो गया, अब वो आखिरी दिन आ रहा है, तो डेटा के अंदर ये आ गया ना मसला कि वो तो रेगुलर ही नहीं था। तो डेटा को हमने क्लीन कैसे करना है, ठीक है, क्लीन करने के बाद उस डेटा को एनालाइज कैसे करना है, उसमें से कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, डेटा को प्रोसेस करके उसमें से कंक्लूजन कैसे निकालना है और उसको वेरीफाई कैसे करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल में पढ़ लिया होगा, मीन मॉड हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, जेड स्कोर वगैरह पढ़ा दिया होगा। और बाकी आगे चलते तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, F1 टेस्ट होता है, बहुत सारे लॉग स्केल वगैरह, बहुत सारे हमारे अपने टेस्ट वगैरह होते हैं जिसके जरिए से हम चीज़ों को, अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे होते हैं। मेरे जो रिसर्च थी, मैं अगर इससे समझाऊँ आपको कि मैंने मेरी रिसर्च के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि हम देखना के चाह रहे थे कि टॉपिक्स आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स थे उसमें स्टूडेंट का कैसे परफॉर्म, मतलब चले आसान अल्फाज में यूँ समझाऊंगा कि हमने कोशिश की थी कि एआई के जरिए से बच्चों की बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकें कि ये स्टूडेंट ने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया है तो अगले टॉपिक में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ठीक है, और अगर अगले टॉपिक भी उसने पढ़ लिया उसमें उसकी परफॉर्मेंस थी, उसके बेस पे अगले टॉपिक भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो अब पता चला कि जब हमने इसको डाटा को वेरीफाई करना शुरू किया, इस रिजल्ट को, उस मॉडल को वेरीफाई किया, तो जो टॉपिक्स इंडिपेंडेंट थे, जो टॉपिक्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, वहां तो बच्चे ने बहुत अच्छा, हमारा मॉडल बिल्कुल सही चला। लेकिन वो मॉडल जहाँ पे टॉपिक्स आपस में इंटरडिपेंडेंट थे, जैसे आप लोग के इवन अपने सब्जेक्ट के अंदर भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका आपस में गहरा ताल्लुक है, कि एक टॉपिक समझ में आया होगा तो अगला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को फॉर एग्जांपल कुछ कोफिशिएंट समझ में आ गया है, पावर का अलजबरा में पावर समझ में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग बेसिक कोफिशिएंट और इसी पावर के अंदर इंडाइसिस में कंफ्यूज हैं तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे मेरा मॉडल जो है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सका। तो यही वाला काम आप लोग को भी करना होगा अपनी रिसर्च के अंदर कि यार अपने डेटा को आपने वेरीफाई भी करना है कि आपने जो है इसको आपका जो रिजल्ट है वो सही है भी या नहीं है। अलबत्ता वंस अगेन एक्शन रिसर्च के अंदर इतनी सारी कहानियां नहीं होती। अलबत्ता बहरहाल आपको किसी न किसी हद तक मेथोडोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, एटलीस्ट उस हद तक जो आपको कॉलेज में पढ़ाई गई है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग को उन्होंने पढ़ाया है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो लाजिम है कि आप लोग इस एंगल से भी उस रिसर्च पेपर में गौर करें। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू के वक्त, वाइवा के वक्त सवाल पूछ लिया, अच्छा जी तुमने इस लिटरेचर इस पेपर को पढ़ा था, इसके वेरिएबल तो बताना जरा, ठीक है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि नहीं था, मेंशन नहीं किया था, या आप बता सकते हैं नहीं कि हमें समझ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया था, लेकिन हमें रिसर्च क्वेश्चन से खुद समझ में आ गया था कि यार ये इसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। मेथोडोलॉजी के हवाले से क्लियर है। तो अब आप जब रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आप लोग देखेंगे प्रॉब्लम क्या थी, रिसर्च क्वेश्चन उसने कहाँ मेंशन किया है और मेथोडोलॉजी कहाँ पे मेंशन की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये सारी बातें उसने किसी एक जगह पे नहीं लिखी हुई होती। आप लोग से जो थीसिस लिखवा रहे, थीसिस का टेम्पलेट सबने देख लिया, थीसिस का टेम्पलेट सबने देख लिया, नहीं देखा हैंड रेस करें। अच्छा चले, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दिखा दूंगा। डॉक्टर सुहेल साहब ने टेम्पलेट डिजाइन किया है, उसमें अलग से हर चीज की हेडिंग मौजूद है, रिसर्च क्वेश्चन की हेडिंग अलग है, मेथोडोलॉजी का पूरा चैप्टर है, लेकिन ये होता है थीसिस।
जब आप इस थीसिस की मदद से पेपर बनाते, पेपर पब्लिश करवाते हैं, पूरा थीसिस कोई पब्लिश नहीं करता। थीसिस आपका लेट से कि 100-150 सफ़ात का है, तो वो पूरा 150 सफ़ात का थोड़ी पेपर पब्लिश हो रहा होता है। वो उसका खुलासा निकालते हैं और उसका रिसर्च पेपर बनाते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो आपके पास ये जो सारा डेटा है ये आगे पीछे होगा। आप ये मत समझिएगा सारा डेटा एक ही जगह पे अंडर वन हेडिंग मौजूद होगा। ठीक है, जिन लोगों ने टेम्पलेट देखा है उनको मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आपकी टेम्पलेट में तो प्रॉपर हेडिंग दी हुई है, मेथडोलॉजी। रिसर्च पेपर में शायद आपको ऐसी हेडिंग ना मिले। ठीक है, इसलिए आप उसको पढ़ के आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास 3 एरियाज और भी हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई रिजल्ट, नतीजा क्या निकाला उसने। ठीक है, और आगे चले हम, उसके बाद आगे की टर्म्स। ओके, कौन कौन से उसने टर्म्स यूज की थी उसके अंदर, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करें। अगेन जब आप लोग खुद अपना थीसिस लिखेंगे तो बाकायदा सेक्शन होता है जिसके ऊपर हम पूरा लिखते हैं कि ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, कि जितनी टर्म्स हमने यूज किए, एडीएचडी, बेसियन नेटवर्क, एआई वगैरह, अब हर टर्म को अलग से उसका जवाब दे रहे होते हैं कि भाई इसमें हमने कौन सी टर्म को यूज किया है। लेकिन रिसर्च पेपर जो आप लोग पब्लिश नजर आते हैं मार्केट में, उसमें ऐसा नहीं होता। और आखिरी एरिया जो है हमारा वो है इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकली क्या हुआ। ठीक है, देखो रिजल्ट अलग चीज है, इम्प्लीकेशंस अलग चीज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको यूं समझ लें कि आपने अपनी क्लास के अंदर अपने वीडियो वगैरह को इस्तेमाल किया, तो उसका रिजल्ट निकला कि बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ गई। लेकिन इम्प्लीकेशंस के अंदर ये आ जाएगा कि भाई प्रैक्टिकली अगर देखा जाए एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में तो आपकी वीडियो से फायदा हुआ, लेकिन बच्चा उससे डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ठीक है, या जैसे हमने कहा चलो मोबाइल को हम क्लास में इस्तेमाल करें, हाँ जी बच्चे वक्ती तौर पे हमारे लिमिटेड स्टडी के अंदर हमें फवायद नजर आए, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसकी ये है कि इसके अंदर कुछ नुकसानात भी हैं और कुछ फवायद भी हैं। तो हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को भी आइडेंटिफाई करना होता है कि अमलन इसके अंदर क्या फवायद हैं, क्या नुकसानात हैं। या एक और एग्जाम्पल ले लें कि रिजल्ट ये निकला कि क्लास में वीडियो के इस्तेमाल करने से फायदा हो रहा है, प्रैक्टिकली कैसे करना है, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये चीज़ें किस में आती हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में। अलबत्ता एक बार फिर वाजे कर दूं कि आपको हमेशा लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये चीज़ें अंडर द हेडिंग नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, अभी हम उस पर बात करेंगे। सबर से थोड़ा बैठ जाए, 15-20 मिनट मुझे दे दें, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करता हूँ। आखिरी चीज़ जो है वो है हाईलाइटर, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईलाइटिंग। और मेरे ख्याल में आप लोग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो चुकी है, तो चीज़ों को हाईलाइट करने की इंपॉर्टेंस से आप लोग एग्री करेंगे कि चीज़ों को हाईलाइट करने से नोट्स वगैरह को अंदर बुक्स में चीज़ों को इंपॉर्टेंट पैसेजेस को हाईलाइट करने का आप लोग को यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। हाईलाइटर सबने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और हाईलाइट करने का फ़ायदा होता है। अब इसी काम को हमने करना है इन लिटरेचर रिव्यू के लिए। कैसे करना है मैं इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करना ये चाहूंगा, अगर आप लोग मुझे 1 मिनट दें। यार देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये बात तो वाज़ेह है कि हमारे पास सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हम इन पीडीएफ डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक, और हम ये करेंगे कि हर चीज़ को अलग अलग कलर से हाईलाइट करें। जहां रिजल्ट पे बात की है, फॉर एग्जांपल रिजल्ट को हमने कहा ग्रीन कलर से हाईलाइट करेंगे। जहां पे मेथोडोलॉजी की बात की गई है वहां पे पर्पल कलर यूज करेंगे। जहां पे प्रॉब्लम की बात की है वहां पे रेड कलर। हमने हर चीज के लिए अलग अलग कलर डिसाइड कर लिया। कोई आपको नहीं कह रहा कि तुमने ये वाला कलर करना है, और मेरा ये ख्याल है कि मैं शायद कलर आप लोग को बता दूं तो बेहतर है। उससे फायदा ये होगा कि सब कंसिस्टेंट रहेंगे और मेरे लिए रिव्यू करना आसान होगा। मैं इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा। लेकिन हमने कंसिस्टेंटली उसी कलर को यूज करना है। क्यों भाई? इस वजह से क्योंकि तुम लोग के पेपर के अंदर जो रिसर्च पेपर देख रहे हो उसमें चीजें इस सीक्वेंस में नहीं होती। हर बंदे ने अपने हिसाब से लिखा होता है। ठीक है, मुमकिन है आपका टीचर आपसे ये कहे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेना, एब्स्ट्रैक्ट से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। सही कह रहा है, लेकिन हर एब्स्ट्रैक्ट इतना अच्छा नहीं होता। वो लिखने वाले हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं, उसको रिव्यू करने वाले हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं। आपको पता है अभी बाकायदा चैट जीपीटी की ऐसे पेपर्स पब्लिश हो भी गए और अच्छे जर्नल से पब्लिश हुए जो पूरे के पूरे चैट जीपीटी से लिखे गए, और उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे पब्लिश करवाया गया था। पता चल गया कि भाई जो रिव्यूअर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि इसके अंदर सारी बातें गलत लिखी हुई हैं, अलग अलग बातें लिखी हुई थी, और वो उसने रिव्यू करके पब्लिश भी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और भी रिसर्च के अंदर एक है कि एक एआई की वजह से गलत टर्म ईजाद हो गई। ठीक है, और लोगों ने उसी गलत टर्म के साथ पेपर लिखा, वो पब्लिश भी हो गया। तो आप लोग ये ना समझे कि लिटरेचर रिव्यू जो आप लोग को पेपर मिल रहा है वो जो है कोई खुदा का आसमान से उतारा हुआ सहीफा है। आप ये ना समझे, उसके अंदर गलतियां हो सकती हैं और उसकी क्वालिटी भी आगे पीछे हो सकती है। इंडिया वालों के रिसर्च पेपर, चाइना वालों के, इवन पाकिस्तान वालों में इतनी गलतियां होती हैं कि बस। तो आप लोग उस पर आंख बंद करके यकीन मत कर लीजिएगा हाँ जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है,
और अब होगा क्या कि जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें चीजें उससे डिस्ट्रीब्यूट की, एक पॉइंट कहीं पे लिखा होगा, दूसरा पॉइंट कहीं पे लिखा होगा। आपका काम है कि आपने उसको पूरा पेपर को पढ़ के आइडेंटिफाई किया। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? देखो, इस काम के लिए एआई इस्तेमाल हो सकता है, मुझे पता है, और मैं आप लोग को आखिर में एआई के बारे में बताऊंगा, परेशान मत हो, मेरा काम है आपको एआई के बारे में बताना। जो हमने रखा है 10-15 दिन का, इसीलिए रखा है। अभी मेरा मशवरा आपको ये है कि भाई अभी खुद मैनुअली उसको करना, ताकि तुम लोग सैटरडे को आके जेन्युइन मसाइल डिस्कस कर सको। ना तो मैं तुम्हारे मार्क्स काट रहा हूँ, ना मैं तुम लोग को डांट रहा हूँ, ना डबट रहा हूँ, तो कोई दो नंबरी करने की जरूरत नहीं है। एआई का इस्तेमाल है और मैं बिल्कुल उसका इस्तेमाल बताऊंगा। और लेकिन आखिर में अभी तुम लोग को कम से कम ये तो पता हो मैनुअल कैसे करना है। अगर आपको गाड़ी मैनुअल चलानी आती हो तो आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, लेकिन सीखा ही ऑटोमेटिक पे हो तो अमूमन वो लोग मैनुअल नहीं चला पाते। सबसे पहली बात ये कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है एडोबी का एक्रोबेट रीडर, इसको अपने पास इंस्टॉल कर लें। किसी ने कहा कि सर मैं तो फला को यूज करता हूँ या करती हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी ऐसा हो जाता है, भाई मशवरा मान लो, एडोबी एक्रोबेट रीडर के बहुत सारे फवायद है, इसको यूज कर लो, इसी को मोबाइल पे भी कर लो। ठीक है। आई नो कि आप सबके मोबाइल पे पहले से रीडर्स होते हैं, लेकिन एडोबी के कुछ फवायद हैं, इसलिए मैं खासतौर से कह रहा हूँ आपको। पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका फ्री अकाउंट होता है। ठीक है। आप उसमें लॉग इन कर लें अपने गूगल आईडी के साथ, ताकि आपका उसके साथ अकाउंट बन जाए। डेस्कटॉप पे जब आप उसको डाउनलोड कर रहे होंगे तो ये नजर आ रहा है बीच में, इंक्लूडेड वीडियो डाउनलोड, इसको हटा देना यहाँ से। इंस्टॉल मैकएफी सिक्योरिटी स्कैन, इसको हटा देना। ठीक है। क्योंकि ये खामा खाम में एक साथ जो कहते हैं ना कि वो ऊँट के साथ साथ जो गले में जो उसकी बिल्ली बंधी हुई होती है वो भी साथ में आ जाती है। शायद ये मुहावरा सुना हो। एनीवे, टाइम कम है, मुहावरा नहीं समझा रहा। तो बहरहाल आपने एक्रोबेट रीडर को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, लेकिन इंस्टॉल करते वक्त इस ऑप्शन को यहाँ से हटा दीजिएगा। मोबाइल पर जब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे ये वाला मसला नहीं होता। अच्छा, अब हम चलते हैं, एक डॉक्यूमेंट मैंने अपने पास पहले से खोली हुई है। सबसे पहले तो ये भाई, ये मेरा फोल्डर है जो मैंने कल आप लोग को बताया था। ये फोल्डर आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसी फोल्डर बनाएंगे। साल का नाम शुरू में आ रहा है और आगे उसका पूरा DOI आ रहा है। ठीक है। अब हम यूज कर रहे हैं एक पेपर को, मैंने ऑलरेडी अपने पास खोला हुआ है। अब मैं यूज कर रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए, एडोबी रीडर। अब जो है, लेट्स से मैंने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू किया। आप लोग को टीचर्स ये कहेंगे और सही कहेंगे कि यार आप लोग जो है ना सिर्फ उसको पढ़ लो, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लो, बाद में रिजल्ट को पढ़ लो। लेकिन देखो, इब्तदाई मरहले में ऐसा नहीं होता। पहले मरहले में आपको कम से कम 1 से 2 पेपर पढ़ के सैटरडे को आप लोग तशरीफ लाएं, इसके बगैर मत आए। ठीक है। अब आपने लेट से मैंने इसके अंदर पढ़ना शुरू किया कि यार इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। तो एक प्रॉब्लम तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट में नजर आ रही है, वो कह रहे थे चेंजिंग डिमांड्स ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी इन द 21st सेंचुरी। या फैन बंद कर देंगे आप लोग, थोड़ी देर के लिए फैन बंद कर दें प्लीज। ठीक है। मैंने इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया कि इस सेंटेंस के अंदर उसने बात की है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। प्रॉब्लम की बात कर रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और जो कि है प्रॉब्लम ये कि जी बिजनेस की और सोसाइटी की डिमांड्स चेंज होती जा रही है 21वीं सदी में, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर भी वो रेलिवेंट स्किल्स पैदा करें। वो जॉब वाला ज़माना ख़त्म होता जा रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं जॉब करके जॉब सिक्योरिटी वो नहीं रही। ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के अंदर ऑन्टरप्रेन्योरल स्किल्स हो, वो अपना बिजनेस कर सके। बेटा वो वाला फैन भी बंद करना है। थैंक यू। कल भी हमारे पास टेक्निकल स्टाफ आया हुआ था, हमने कोशिश की थी इस इशू को रिजॉल्व करने की, नहीं हो सका। आप एक तरीका बताया, सैटरडे को इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र से काम लें, भरपूर कोशिश है कि फैन बंद करने की नौबत ना आए। अच्छा जी, आपने उसको हाईलाइट किया, सिलेक्ट किया, और अब आप चले गए हाईलाइटर पे। हाईलाइट हो गया। अलबत्ता अब हमने करना क्या है कि हमने कलर्स डिसाइड कर लिए। हमने डिसाइड किया कि जो हमारी प्रॉब्लम एरिया होगा उसके लिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे, रेड कलर यूज करेंगे। मैं डिस्कॉर्ड पे इंशाल्लाह डाल दूंगा, सब उसी को फॉलो करें। मैंने इस पर क्लिक किया, कलर का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ से इस कलर को रेड कर लिया। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइम की और 1:10 हो चुके हैं। हम आगे बढ़े, लेट से आगे अब पढ़ना आपने पूरा पेपर है। ठीक है। पूरा देखो, आगे चल के मैंने पहले से इस पेपर को थोड़ा सा पढ़ा था, तो मुझे यहाँ पे भी इसका एक प्रॉब्लम नजर आ गया था। उसने कहा कि ऑन्टरप्रेन्योरियल स्टोरीज अवेलेबल तो है पॉडकास्ट के ऊपर, लेकिन उसको एजुकेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा। तो मैंने इस लाइन को भी हाईलाइट कर लिया कि भाई ये भी मेरा एक प्रॉब्लम एरिया को उसने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चल के हमने बात की प्रॉब्लम के बाद हमने लेट से बात की कि यार वो जो है उसने इस पेपर के अंदर काम क्या किया है। ठीक है। उसने मेथड के रिजल्ट उसने कौन सा फॉलो किया है। उसके लिए मैं चला गया यहाँ पे। ठीक है।
लेट से मुझे यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है, मैंने आगे एक लाइन को हाईलाइट किया था पेज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे उससे जाके मैं इसको समझ रहा हूँ रिसर्च क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। कि अब देखो आप लोग जैसे रिसर्च क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपने एक दफा कर लिया, आपको ये बताया गया ना, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लोग अपने पेपर के अंदर प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चन को भी वो 2 से 3 जगह पे स्प्लिट कर रहा होता है, समझ रहे हो। थीसिस अलग चीज है, रिसर्च पेपर जो पब्लिश होता है वो अलग चीज होती है। यूं समझ लो कि थीसिस की मदद से रिसर्च पेपर का लिखा जाता है और रिसर्च पेपर थीसिस का खुलासा होता है। तो जो फॉर्मेट तुम लोग पढ़ रहे हो उसको रिसर्च पेपर में हमेशा एक्सपेक्ट मत करना। ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारे पेपर में बाकायदा हेडिंग डली हुई होगी और वहां पे रिसर्च क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। बाज दफा लोग अपने इस बात को 2 से 3 जगह पे भी स्प्लिट कर लेते हैं। सवाल मुझे यहाँ पे नजर आया कि वो एक सवाल ये बता रहा है, अगर मैंने पेपर पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सवाल ये उठा रहा है कि बिजनेस करने के लिए किसी एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि वो रिजिलियंट हो, वो फेलियर को बर्दाश्त कर सके, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि फेलियर जिंदगी का हिस्सा भी है। तो दोनों बातों को हम कैसे साथ लेके चले कि बेटा तुम जिंदगी में फेल भी होगे लेकिन तुमने फेल नहीं होना है, तुम फिर भी कोशिश अपनी जारी रखो। वो इसको पैराडॉक्स कह रहा है। तो वो कह रहा है कि यार इस बात को हम बच्चों को कैसे समझाएं। मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके लिए मैंने येलो कलर यूज किया। आगे हम बढ़े, यहाँ पे भी एक और बात वो कर रहा है, हाउ कैन बी प्रोवाइड स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट दैट ऑफर सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ रेजिलियंस। हम बच्चों को कैसे समझाएं कि बेटा रेजिलियंस को तुमने अप्लाई करना है, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है बेटा साबित कदम रहो, बल्कि तुमने ये भी सीखना है कि साबित कदमी को कैसे करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। और हाउ डू वी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस चैलेंज एंड बिल्ड देयर रेजिलियंसी मसल। वो कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर हम कैसे ये सलाहियत पैदा करें, और ये बात मेरे ख्याल में बिल्कुल वाजह है। हम अभी भी हमारा रिजल्ट सही नहीं आता तो हम मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम किस तरह से बच्चों के अंदर रेजिलियंसी, उनको रेजिलियंट बनाए, उनको साबित कदम बनाए, उनको हिम्मत वाला बनाए। तो उसने इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और मैंने उसको हाईलाइट करके उसको येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। आप भी इसी तरीके से पेपर को रीड करेंगे। 6 एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए। लेक्चर की इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आप लोग को जल्द मिल जाएगी और समरी भी मिल जाती है, कलर्स भी आप लोग को मिल जाएंगे। सारा काम डिस्कॉर्ड पे हो रहा है, जो लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं है वो डिस्कॉर्ड पे आ जाएं। और आप लोग ने इसी तरीके से कम से कम 2 पेपर सैटरडे तक रीड करके आए, उसके डिफरेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करें। अब किसी ने कहा सर ये इतना कलर वलर करने का क्या फायदा। भाई कलर करने का फायदा अब ये हुआ कि अब तुम लोग जब पेपर थीसिस में लिटरेचर रिव्यू लिखने बैठोगे तो क्या करोगे, खोलोगे उसको, सिर्फ तुमने कलर एरियाज को देखा और सारा काम तुम्हारा मसला आसान हो गया। हाँ है ना, ठीक है। और इसी तरीके से आगे चल के जब तुम लोग को इसके अंदर प्रॉपर जब रिसर्च करनी बैठोगे कि जैसे आपसे पूछा जाएगा फलान इस बारे में क्या काम किया, या आप खुद बैठ रहोगे कि मैंने मेथोडोलॉजी क्या बनानी है। आप इसी तरह से पेपर खोलेंगे, आपने कहा कि मेथोडोलॉजी का कलर लेट से पर्पल है, आप सीधा पर्पल वाले आपने उस सेंटेंस से उसको तक पहुंचे, आपने उनको एक्सट्रैक्ट किया, बस आपका तैयार हो गया। और मैं आगे चल के आप लोग को एआई के बारे में बताऊंगा कि ये आप लोग काइंडली अभी टीचर्स को मत बताइएगा, फिर मुझे जाके सफाइयाँ पेश करनी पड़ेंगी। हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे एआई की मदद से कैसे लिख सकते हैं। अभी टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि एआई से बच्चे ना लिखें, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जब एक चीज आ गई है तो हमें उसको यूज करना चाहिए, उसके बगैर चारा नहीं है। व्हाट्सएप इवन आप इसमें भी देखो, इसमें भी जगह जगह मुझे एआई का ऑप्शन वो दे रहा है, एडोबी एक्रोबैट जो है। तो हम एआई से कैसे बच्चों को भगा के मतलब दूर रखें, ठीक है। तो फिलहाल तो आप लोगों ने खुद रीड करना है, मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि एआई की मदद से कैसे लिखते हैं। लेकिन आपने ये एरियाज आइडेंटिफाई किए होंगे ना, आपके लिए लिखना आसान है। आपने सिर्फ इन एरियाज को कॉपी पेस्ट किया, डाला एआई में, फिर हम बताएंगे प्रॉम्प्ट वगैरह क्या डालनी है और वो खुद आपको टाइप करके दे देगा। लेकिन पहला काम तो आपने खुद ही करना है, ठीक है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट आप लोग सैटरडे को लेकर आएंगे वो थोड़ी रंग बिरंगी डॉक्यूमेंट होगी, उसके अंदर जो है डिफरेंट एरियाज को आपने हाईलाइट किया हुआ, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। सैटरडे क्लास इंपॉर्टेंट है, उस दिन हम लोग आए। आप लोग पहले आना चाहें तो पहले भी आ सकते हैं, लेकिन फिर मिलजुल के आपस में तय कर लीजिएगा कि हम किस वक्त एक साथ ही जो है सारे आ जाए उसे, ठीक है। अब मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जिनके नाम नहीं आए वो भी मुझे बता दीजिएगा, जिनके नाम नहीं आए। ओके, समीरा सज्जाद, अनुषा जावेद, उनसे बोलिएगा मुझे भी लीव रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि प्रॉपर मेरी क्लास तो हो रही है ना, ऐसे थोड़ी कि अपनी मर्जी से चले गए। वर्कशॉप के अंदर मैं यही पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसको वो ना समझो कि वो कोई यहाँ पे जो अपनी मर्जी से आके बैठे हो चले गए, ऐसा नहीं है। अक्सा असलम, बुशरा, कौन बुशरा,
फातिमा सिद्दीकी, हबीबा जावेद, हदीका, हफ्सा कामरान, हफ्सा शकील। अब हफ्सा शकील है, हफ्सा कामरान कौन है? हनी हिना रफीक, इकरा साबिर, खतीजा नूर, मलिया खान, मोहम्मद दानियाल, राबिया, राफिया इकबाल, सनिया सलमान, सानिया जवेरिया, सहर जिशान, वानिया सिद्दीकी। वानिया कौन है? उन खातून ने मुझे इतनी दफा ईमेल्स किया, फिर वो आ भी नहीं आई। हो कल आई थी क्या? यमुना, जल्लश्ता, जूबिया, आयशा, आयशा अब्दुल रशीद, फायजा दुर शहवार, फातिमा मेहताब, फिजा रशीद, हरीम महमूद, हमना असलम, खतीजा मेहताब, माहिर इरफान, नाइला सदफ, नाजिर सिराज, सरोज खान, हिरा हिरा की लीव है, यमुना महमूद। दो यमुना है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, सबका हो गया। ओके, जो रह गए वो बाकी तो चले जाए, जो रह गए अपना नाम बता दे। ओके, शिजा डाल दूंगा मैं। लाइट भी खोल दीजिएगा, फैन भी चला दीजिएगा। जी, आपका नाम आया था? मलिहा, पूरा नाम क्या है? बस 2.5। एक मिनट रुक गया, मैं इनको लगाता हूँ। हाँ जी, इरशाद। हाँ हाँ, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। जी मलिहा। सर मेरा जो टॉपिक है ना वो है इम्पैक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑन जेंडर मैं परसेप्शंस। देखने जरा। जी जी सर, मैंने इसके ऊपर एक ड्राफ्ट पर्पस स्टेटमेंट लिखा था। अरे यार, ये टॉपिक लिया है, किसके साथ कर रही है रिसर्च? मिस्टर गुप्ता के साथ। मेरे बेसिकली सर दो टॉपिक्स मैंने सोचे थे, एक ये था और एक था project method, project based learning on environmental, on solving environmental issues or giving the ideas of environmental issues. देख लो आगे पीछे, मसला तो नहीं। जी जी सर, कोई मसला हाँ, नहीं। बोले, आप बोले। सो सर ऐसा यही है, ये नीचे मैंने ना इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स लिए थे और ये मैंने एक प्रपोजल स्टेटमेंट लिया था। बैठो। समीरा को सवाल है, थोड़ा वेट कर लो बेटा, मैं बात कर लूँ। आपका क्या इस टॉपिक के बारे में, आपका अपना क्या ज़ाती ख्याल है? सर बेसिकली मैंने इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल में गई थी तो वहाँ एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुआ था कि जो स्टूडेंट्स का बोथ थे लाइक फीमेल मेल दोनों थे और मैं ऑक्यूपेशंस पढ़ा रही थी, तो मैंने एक सवाल बच्चों से किया कि लाइक व्हाट यू वांट टू बी। सो एक बच्ची ने बच्चे जवाब देते जा रहे थे। सो अब जैसे जैसे वो बच्चियाँ बोलते रहे थे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी टीचर, तो पीछे जो मेल स्टूडेंट्स थे ना, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया उस टाइम पे कि ओके। हम्म। बट हुआ क्या, एक बच्चे ने कहा मिस मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। मैंने कहा लाइक व्हाई, क्यों नहीं करूँगी। फिर शी सेड मैं मिस हम लड़की हैं ना, हम क्या करेंगे। तो जो मैंने कहा नहीं नहीं, तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे